हेलो क्लास 10। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पहले से मालूम हो, लेकिन सिर्फ हमारा टारगेट ये नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन है ये आंसर। क्वेश्चन का आंसर जो सिलेक्ट किया जाए वो किस रीजन से सिलेक्ट किया जाए, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियर करूंगा। बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर क्लास 10 साइंस विद फुल एक्सप्लेनेशन। मेरा नाम तुषार तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चिप्स पैकेट इज फ्लश्ड विद गैस एक्स। यहां पर चिप्स का कोई पैकेट है, आप सबने चिप्स खाए होंगे, और तो उसमें क्या होता है कि एक गैस को फिल किया जाता है, उसको हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं। टू प्रिवेंट, किस वजह से फिल किया चिप्स के पैकेट में गैस को, किस वजह से फिल किया गया ताकि चिप्स ऐसा लगे कि भाई कम अमाउंट में ज्यादा चिप्स है। चलिए वो तो एक अलग बात है, या फिर कुछ और रीजन है। ठीक है, तो टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए रेंसिडिटी क्या है। देखिए रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधेता। मतलब रेंसिडिटी एक वो कंडीशन है जिसमें हमारा फूड जो स्पॉइल होने लगता है, खराब होने लगता है। बट कैसे कैरेक्टराइज करते हैं हम? बाय अनप्लीजेंट स्मेल। तो रेंसिडिटी इज अ कंडीशन इन विच फूड बिकम स्पॉइल and characterized by unpleasant smell। ठीक है, ये रेंसिडिटी की प्रॉपर डेफिनेशन हुई। अब ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि भाई आप एक्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है या वाटर वेपर है। इसका आंसर आपको मालूम भी होगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हमने इसको नोट किया हुआ है यहाँ पर, और वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हम फिल करते हैं चिप्स के पैकेट में जिससे कि हमारा जो मटेरियल है, जो उसमें कंटेंट है, वो खराब ना हो। ठीक है, रेंसिड ना हो जाए। तो रेंसिड होने से बचाने के लिए हमने सहारा लिया जिसका, नाइट्रोजन गैस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following is used which of the following is used for dissolution of gold। आप सबको मालूम है कि गोल्ड किस में आता है, लीस्ट रिएक्टिव में आता है। आपने जो क्लास 10 की साइंस में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज का टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है उससे नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब क्या है, लीस्ट रिएक्टिव आ रहे हैं, और गोल्ड उसी लिस्ट है। ठीक है, तो गोल्ड रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। चांदी की बात नहीं हो रही, ये ध्यान रखना आपने हमें, क्योंकि सिल्वर का केस थोड़ा सा अलग होता है। Which of the following is used for the dissolution of gold? फर्स्ट ऑप्शन है एक्वारिजिया। अब ये क्या होता है अभी सोचते हैं। बी सल्फ्यूरिक एसिड, पता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड नेक्स्ट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। अब आप समझ गए होंगे कि एक्वारिज, ये तो इसका आंसर है। पर एक्वारिजिया क्या था? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। एक्वारिजिया क्या होता है? स्पेशल सॉल्यूशन होता है ना, जिसमें हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है जिसमें HCl और नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि 3:1 याद रखिएगा, या फिर हम इसको नोट कर लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो 3:1 की फॉर्म। ठीक है, ये 3, तो 3:1 की फॉर्म में हमें क्या करना होता है, HCl और नाइट्रिक एसिड को यूज करना होता है। 3 पार्ट हमें लेने होते हैं HCl के, और 1 पार्ट लेना होता है नाइट्रिक एसिड का। ये जो सॉल्यूशन जनरेट होता है इसको बोलते हैं एक्वारिजिया। अभी जो सॉल्यूशन है ना, इसकी कैपेसिटी होती है कि गोल्ड प्लेटिनम इनको भी डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। क्लियर? तो HCl और नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन को क्या बोल रहे हैं, एक्वारिजिया, जिसको हमें किस रेशियो में लेना होता है, 3:1। मतलब 3 पार्ट के होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 1 पार्ट के होता है नाइट्रिक एसिड का। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया एक्वारिजिया में सही आंसर है, और क्यों है ये भी हमें मालूम हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट आउटकम ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। देखिए जो क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें से इवोल्यूशन तो फिलहाल हटाया हुआ है सिलेबस से, आपसे काफी इजी हो गया हेरिडिटी इवोल्यूशन चैप्टर, लेकिन जो हेरिडिटी वाला पार्ट है उसमें एक मेन साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट मेंडल बोलते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया पी प्लांट। ठीक है, किस पर परफॉर्म किया, पी प्लांट पर, पाइसन सैटिवम प्लांट पर, ये उसका साइंटिफिक नेम है, मटर के पौधे का। तो जो पी प्लांट होता है, इस पी प्लांट पर जब मेंडल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो पर कुछ नियम बनाए। अब वो नियम क्या थे, टोटल 3 रूल थे। क्या क्या 3 रूल थे, नाम सुन लेते हैं एक बार, हालांकि इस पर हमने डिटेल वीडियो भी
बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको थोड़ा भी डाउट कि क्या क्या वो नियम थे, उनमें क्या स्टेटमेंट थे। फिलहाल नाम सुनते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन उस समय क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, ठीक है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, फैक्टर रिजाइड इन क्रोमोसोम्स नहीं है, सेग्रीगेशन अभी मैंने आपको बताया, डोमिनेंट ट्रेट और इंडिपेंडेंट असॉर्ट, या मैंने शॉर्ट में लिखा असॉर्टमेंट होता है ना, कैरेक्टर के ट्रांसमिशन का जो नहीं है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शॉर्ट, ठीक है। तो यहां थर्ड क्वेश्चन में क्या आंसर आना चाहिए, फैक्टर रिजाइड्स इन अ क्रोमोसोम, ठीक, क्योंकि ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो आउटकम नहीं है मेंडल के एक्सपेरिमेंट का, तो वो ऑप्शन हमारा स्टार्टिंग में पॉइंट ए, क्लियर। तो आप चैप्टर पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा ना, क्वेश्चन कैसा भी है, घुमावदार क्वेश्चन हो, यहां से हो वहां से हो, बच्चे बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन पहले आप आपका चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है ना, तो क्वेश्चन आपको देखते बस जाए कि इसका आंसर तो वो है और उस चैप्टर में नहीं वहां पढ़ा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, मान लीजिए व्हाई डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल, कोई आप इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको ये याद नहीं आ रहा कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या थी, कौन से साइंटिस्ट ने उस स्ट्रक्चर को दिया था, है ना, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है या उसमें कितना डायमीटर होता है, उसकी डीएनए की लेंथ कितनी होती है, डीएनए में बेसिस जो है, या डीएनए कितने प्रकार की चीजों के मिलने से बनता है, ये कुछ याद नहीं। आपने देखा कि अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है और डीएनए कॉपिंग एसेंशियल होता है, ये सब चीजें, और सीधा उसका आंसर पढ़ लिया, ये बढ़िया है ना। आपने क्वेश्चन देखा, उसको आंसर को पढ़ा, पाठ ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन कोई भी देखते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो पूरी कहानी है वो आपके ब्रेन में तुरंत से आ जानी चाहिए, पर वो तभी आ पाएगी जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, क्लियर। सिंपल तरीका है अच्छे मार्क्स को गेन करने, ठीक। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बुरा नहीं, पर लेकिन आपने चैप्टर्स पढ़ा नहीं है, चैप्टर रिवाइज नहीं किया है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्या करते हैं कि चैप्टर्स वगैरह पढ़ा नहीं है ना, सीधा पीछे लास्ट 10 ईयर्स के, 5 ईयर्स के, 7 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते हैं, और बाई चांस बहुत बार ऐसा हो भी जाता है कि उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे बोर्ड के एग्जाम, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए मान लीजिए आपके मार्क्स अच्छे आ भी गए, लेकिन क्या आपको चैप्टर्स की नॉलेज होगी, क्या आप 11th में 12th में जब आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे तो आप उन सब चीजों को कमांड में ले पाएंगे, नहीं, तब पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नॉलेज लेके चलना होता है, फिर उससे फायदा ये होता है कि जब एग्जाम टाइम आता है उस टाइम प्रेशर नहीं होता, क्लियर। तो क्वेश्चन करना बुरा नहीं है, पर पहले चैप्टर्स को करना वो एसेंशियल है। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर 4th क्वेश्चन पे, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, नई वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, व्हेन द लेंथ बिकम डबल। अगर ये क्वेश्चन यहीं पर होता, यहीं पे फुल स्टॉप लग जाता, तो इसमें होता बहुत बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि लेंथ डबल कर रहा है, कैसे डबल कर रहा है भाई, वायर का कोई और पीस उसमें अटैच कर दिए या वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ मैंने ऑन स्ट्रेच। तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा नई वायर का वो क्या होगा, मान लेते हैं पुरानी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और नई वायर का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसको आर डैश। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी वीडियोस मैंने आपको समझाया था कि दो डेरिवेशन है, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको उन्हें पढ़ना जरूरी है। और मैंने उस टाइम भी आपको बोला था, पुरानी वीडियो में चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, पर इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट है ना, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो वो इंपॉर्टेंट है और आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। दो डेरिवेशन थे जिसमें एक का रिजल्ट आ रहा था आर डैश इज इक्वल टू r/4, ठीक है, और एक दूसरा डेरिवेशन था जिसका रिजल्ट आ रहा था 4r, ठीक है। तो अब इन फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे और आंसर आप अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले को देखते हैं, या तो नई वायर का रेजिस्टेंस होगा वो पुरानी वायर के रेजिस्टेंस के 1/4 होगा, ये 4 टाइम्स 4r होना चाहिए या 1/4 होना चाहिए, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है ना ये मैच कर रहा है, ये तो सीधा आंसर ही आ गया, है ना।
तो लेकिन ये पॉसिबल कब हुआ, जब हमने चैप्टर डिटेल में पढ़ा था, चैप्टर के एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी कवर किया था और उसको रिवाइज भी किया अच्छे से। ठीक है, तो हमने सीधा फॉर्मूले पे फोकस किया और बिना कंफ्यूजन के सीधा बता दिया कि भाई ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल। ये कैसे, जब हम वायर को, इतनी वायर थी, स्ट्रेच कर दिया आपने, इसको डबल कर दिया, कितनी हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है, और एरिया कितना हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाए। ठीक है, तो वहां मैंने आपको उस डेरिवेशन में, है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यू वायर व्हेन वी स्ट्रेच इट अंटिल द लेंथ बिकम्स डबल, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आप कैसे प्रूव करते हैं, आर डैश अपॉन में आर डैश क्या बनेगा फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी और लेंथ अपॉन में एरिया, लेकिन एरिया के नीचे 2 लगाना है और लेंथ से पहले 2 लगाना है, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 4, नीचे आर, सिंपल फॉर्मूला इसका यूज करना है आपको, रेजिस्टिविटी और लेंथ अपॉन में एरिया। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया है, आप इसमें कट चुके हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट काटने प्रॉब्लम होती है तो जब आप डिवाइड बाय वाली चीज को पढ़ाते हैं तो फ्लिप हो जाती है, वर्टिकल फ्लिपिंग हो जाती है इसमें, तो एल ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, यहां लिख देते हैं इसको, आर डैश इज इक्वल टू, ये आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 4, तो नई वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, 4। ऐसे इसको आंसर को आपको समझना है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि आज की वीडियो में हम 4 क्वेश्चन है, एबीसीडी किया है ना, गेस किया और मार्क कर दिया, ऐसा नहीं है, लॉजिक लगाइए, रीजन समझिए, 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक है, ठीक है, जो हमने आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश की, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है चैप्टर को रिवाइज करना। इन चारों क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले उसका जो टॉपिक था वो एक्सप्लेन किया। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, लेकिन याद रखिएगा आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, साथ में आपको नॉलेज भी हो, लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैप्टर अभी भी आपको डाउटफुल है, तो मार्क्स तो अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन तो उन्हीं में से मिल जाएंगे, लाइंस थोड़ा सा घुमाकर हो सकती है, वैल्यू न्यूमेरिकल्स में जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज है वो थोड़ा सा डाउन है, तो कितना अच्छा रहेगा अगर हम चैप्टर रिवाइज करें और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो कंटेंट अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने हमारे चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।